हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस 3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये टॉपिक सभी 2-3 बुकों का निचोड़ है जो कि आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट क्या है देखते हैं। तो बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां तथा उसके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया कि इसे भारत का स्वर्ग कहा गया, स्वर्ग कहा जाने लगा। ये इनके सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के समय में सीधे सीधे ये पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसके समय भारत का स्वर्ग बंगाल को कहा गया। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब मुर्शिद कुली खां के उत्तराधिकारी थे, सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां। आगे हम पॉइंट देखते हैं क्या है कि डचों, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने बंगाल में जगह जगह अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर ली, जिसमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्तन था। बंदरगाह सबसे महत्वपूर्ण वो हुगली था। ये हुगली कहाँ थी? तो पश्चिम बंगाल में थे। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 1651 ईस्वी में शाह शुजा से अनुमति प्राप्त कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली में कारखाना स्थापित कर तत्कालीन बंगाल की प्रमुख निर्यात परक जींस, सोरा, रेशम और चीनी का व्यापार प्रारंभ किया था। आगे हम देखते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से पूर्व अलीवर्दी खां ही एकमात्र बंगाल का नवाब था जिसने कंपनी अंग्रेज और फ्रेंच की गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी के सुदृढ़ीकरण का विरोध किया। कौन था? तो अलीवर्दी खां था, एकमात्र बंगाल का नवाब था जिन्होंने अलीवर्दी खां ने ही विरोध किया था। आगे हम लोग देखते हैं मुर्शिद कुली खां कौन था, इसके कार्यकाल में इसने क्या क्या किया, ये सब हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो मुर्शिद कुली खां यह अंतिम गवर्नर था, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त किया गया था मुर्शिद कुली खां। और इजारा व्यवस्था किसे कहते थे? तो भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ किया गया था इसी के समय, इसे इजारा व्यवस्था कहते थे। इसने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया मुर्शिद कुली खां। आगे हम लोग देखते हैं अलीवर्दी खां कौन था। तो इसका शासनकाल 1740 से 65 ईस्वी तक चला और इसने यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से की। इसने यूरोपीय शक्तियों की तुलना किससे की? तो मधुमक्खियों से की। इसका प्रसिद्ध यह कथन था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगे। ये किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने कहा था। तो इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला का कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये 1756 से 1757 तक इसका समय था। और इसने यह अलीवर्दी खां का दैहित्र एवं उत्तराधिकारी था। अलीवर्दी खां का यह सिराजुद्दौला जो था, तो ये दैहिक एवं उत्तराधिकारी था, दैहित्र। आगे हम लोग देखते हैं इसी के समय ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 19 और 20 जून को हुआ था 1756 में। ब्लैक होल की घटना, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लैक होल की घटना किसके समय में हुई थी, और ये डेट भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और इसी के समय प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से परास्त हुआ। यह प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से परास्त हुआ। और फिर सिराज के विरोधी कौन कौन थे? तो पूर्णिया के नवाब और शौकतगंज। ये पूर्णिया के नवाब कौन था? तो शौकतगंज और सिराज की मौसी घसीटी बेगम
और मीर जाफ़र, ये सब इनके सिराजुद्दौला के ये सब विरोधी थे। शौकतगंज और घसीटी बेगम और मीर जाफ़र, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को हम सब बता रहे हैं कि जो कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आगे हम लोग देखते हैं मीर कासिम का कार्यकाल कब से कब तक था, तो यह 1760 से 63 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था और अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी में से सबसे योग्य था मीर कासिम, यह सबसे योग्य था। और फिर राजधानी इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ये राजधानी पूछा जाता है कि किसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की राजधानी, तो किसने किया, मीर कासिम ने। और सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर निश्चित है। इसके समय सेना का गठन कैसा था, तो यूरोपीय पद्धति पर था। और मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से परास्त हुआ यह मीर कासिम। आगे हम लोग देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव, इसके समय में बहुत सी चीज़ें हुई, ये इम्पॉर्टेंट है तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव कौन था। तो यह भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। यह भारतवर्ष में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक था और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला यह प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का गवर्नर जनरल कब से कब तक था, तो 1757 से 60 तक था और 1765 से 67 तक रहा यह। और इलाहाबाद की संधि इसी के समय हुई। उस समय किसके साथ हुई थी, शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला के साथ हुई थी। और श्वेत विद्रोह इसके समय हुआ, अंग्रेजों सैनिकों का श्वेत विद्रोह हुआ। और फिर संस्थापक बंगाल में लुटेरा राज्य का ये संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव और इसे जन नेता सैनिक के रूप में भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को। ये सब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब पॉइंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, ऐसे सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं तो प्लासी का युद्ध देख लेते हैं। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ। और कहाँ हुआ, तो मुर्शिदाबाद के नदिया जिला गंगा के किनारे प्लासी में हुआ। प्लासी एक स्थान है तो वहाँ पर हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी रॉबर्ट क्लाइव और वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ प्लासी का युद्ध। और परिणाम क्या हुआ, जीत ब्रिटिश की हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हुई। और बंगाल का नवाब कौन बना, नया नवाब, तो मीर जाफ़र बना। यह मीर जाफ़र यह अंग्रेज़ों का कठपुतली था, जैसा अंग्रेज कहते थे वैसा करता था मीर जाफ़र। आगे हम लोग देखते हैं बक्सर का युद्ध देख लेते हैं। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 23 अक्टूबर 1764 में हुआ। 23 अक्टूबर 1764 में हुआ। और कहाँ हुआ, तो बक्सर कहाँ है, बिहार में है। और किसके किसके मध्य हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ। शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ बक्सर का युद्ध। ये तीनों नाम इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और ये शाह आलम द्वितीय, तो इसके साथ हुआ। और नया नवाब जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके बाद फिर नया नवाब कौन बना, तो मीर जाफ़र बना, 1765 तक रहा। और परिणाम क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और कंपनी व्यापारिक शक्ति से राजनैतिक शक्ति में परिवर्तित हो गई। किसके समय, बक्सर के युद्ध के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह तो जीत गई, फिर कंपनी जो व्यापारिक स्तर पे काम करती थी अब वह राजनैतिक शक्ति में परिवर्तित हो गई, राजनीति करने लगी भारत में। ये बक्सर का युद्ध का परिणाम था। आगे हम लोग देखते हैं बंगाल में द्वैत शासन।
तो बंगाल में द्वैत शासन में देख लेते हैं। मीर जाफ़र की मृत्यु होने के बाद नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना। यह अल्पवयस्क था, तो किसके संरक्षण में काम करता था? तो अंग्रेज़ों के संरक्षण में काम करता था। और इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? तो 12 अगस्त 1765 में हुई। और शाह आलम द्वितीय एवं नजमुद्दौला और क्लाइव के समय मतलब साथ हुई ये इलाहाबाद की प्रथम संधि। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 हुई, शुजाउद्दौला और क्लाइव के साथ हुआ। इलाहाबाद की द्वितीय संधि। द्वैत शासन के जन्मदाता कौन था? तो लियोनिस कार्टिस। ये 1919 अधिनियम के द्वारा मतलब ये बनाया था द्वैत शासन। और इसकी लियोनिस कार्टिस के बुक कौन सी थी? ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डायरची इसकी मतलब बुक थी। और देख लेते हैं आरक्षित विषय और हस्तांतरित मतलब विषय ये द्वैत शासन में अपनाया गया था। तो आरक्षित विषय के में क्या आता है? तो राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस सेवा। और हस्तांतरित विषय में क्या आता है? स्थानीय विषय और फिर शिक्षा और स्वास्थ्य आता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और डुप्ले कौन था? तो डुप्ले पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर भारतीय राज दरबारों में नियुक्ति करवाया था। और आगे द्वैत शासन, जो बंगाल में द्वैत शासन था, तो द्वैत शासन का मतलब क्या होता है? तो यह मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन में 2 प्रकार के अधिकारी होते थे, जैसे कि सूबेदार, जिसे निजामत भी कहा जाता था, का कार्य सैनिक, प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन से जुड़ा था, ये जो निजामत था। और दूसरा कौन था? तो प्रांतीय स्तर पर श्रेष्ठ पद दीवान मतलब का था, जो राजस्व एवं वित्त व्यवस्था की देखरेख करता था। यही द्वैत शासन था, इसी को मतलब द्वैत शासन कहते हैं। प्रैक्टिस हम लोग देख लेते हैं। प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। इससे आप सभी को ये पता चलेगा कि हाँ किस प्रकार से प्रश्न बन रहा है एग्जाम में, और आगे भी इसी तरह से बनेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो कौन था? तो मुर्शिद कुली खान। यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। और निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो वह कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध था। आगे हम लोग देखते हैं भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। और निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? कितनी बार ये स्टेट पीसीएस और भी अदर मतलब स्टेट पीसीएस जितने भी होते हैं, कितनी बार मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है और वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव ही था। आप लोग पूरी क्लास देखा करिए, तब फिर आप सभी को मतलब समझ में आएगी। ये मतलब नोट्स सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टि से मतलब बनाया गया है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो किसने किया था? तो मीर कासिम ने किया था। और सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो बक्सर का युद्ध था। और जैसे कि कौन सा युद्ध, अभी प्लासी का युद्ध देखें तो उसमें मतलब गठन को दिखाया गया। तो सबसे पहले मतलब अंग्रेजों ने किस युद्ध में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? तो वो प्लासी का ही युद्ध था। लेकिन मतलब पूरी तरह से मतलब कैप्चर कर लिया तो वह कौन सा था? तो बक्सर का युद्ध था।
कंफ्यूज्ड आप लोग मत होइएगा, इसे क्लियर मतलब रखिएगा क्वेश्चन को। अंग्रेज, आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। तो कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, यह सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। और बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय था। और फिर निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो वह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। और 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की 1765 में? तो मुगल सम्राटों ने मतलब बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। और किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? तो लॉर्ड क्लाइव इसी के कार्यकाल में शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दे दिया था। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यह। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद वाड़ीवास का युद्ध हुआ था, और फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये ऐसे सीक्वेंस पाई लगाने के लिए आता है और मिलान करने के लिए भी आता है। आप लोग इसका मतलब डेट शुदा आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टूडेंट, मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और फिर आप लोग पूरी क्लास देखा करिए। धन्यवाद।